कंपलसरी रिटायरमेंट को लेकर, यानी प्री मैच्योर रिटायरमेंट, जो आजकल आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने बहुत सारे सरकारी मुलाजमों को प्री मैच्योर रिटायर किए, यानी उनकी रिटायरमेंट की उम्र से पहले ही उनको सरकारी मुलाजमत से बाहर कर दिया गया। प्री मैच्योर रिटायरमेंट को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक बहुत अहम जजमेंट दी है। इस जजमेंट में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने के डिवीजन बेंच ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये कि एक कमेटी ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट की सिफारिश की, इस बिना पर किसी सरकारी मुलाजिम को सरकारी मुलाजमत से बाहर करना सही नहीं है, काफ़ी नहीं है। इसको लेकर डिवीजन बेंच जस्टिस ताशी राबस्तान और जस्टिस सिंधु शर्मा के डिवीजन बेंच ने कहा कि कंपलसरी रिटायरमेंट एक सरकारी कर्मचारी की एक कमेटी की सिर्फ एक कमेटी की सिफारिश पर नहीं हो सकती, और एक फॉर्मल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और उसके अलावा आपके पास सबूत इस मात्रा में मौजूद होने चाहिए कि आप जब किसी को सरकारी मुलाजमत से बाहर करें, उसे आप प्री मैच्योर रिटायर करें, तो आपके पास सबूत पर्याप्त मात्रा में मौजूद होने चाहिए जिससे आप जस्टिफाई कर सकें कि आपने अगर किसी सरकारी मुलाजिम को सरकारी मुलाजमत से बाहर किया है तो आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स थे, जिन ग्राउंड्स की बिना पर आपने उस मुलाजिम को बाहर किया है। ये मामला एक एलपीए दाखिल हुई थी, जम्मू कश्मीर की सरकार ने दाखिल की थी। उन्होंने 7 फरवरी 2017 को सिंगल बेंच ने एक जजमेंट दी थी, जिस जजमेंट में उन्होंने केस ऑफिसर भूमेश शर्मा की कंपलसरी रिटायरमेंट को कॉश किया था। उसी को लेकर एक ऑर्डर, ये भी आपको बताएं कि ऑर्डर नंबर 868 जीएडी का जून 30, 2015 को, उस समय पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने भूमेश शर्मा को सरकारी मुलाजमत से उस वक्त बाहर किया था। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद और जो दोनों पार्टीज की दलीलें थी, उन दोनों पार्टियों की दलीलें सुनने के बाद और जो रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोर्ट के सामने रखा था, डिवीजन बेंच ने कहा कि जब किसी भी ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है आर्टिकल अनुच्छेद 226 के तहत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उसके बाद इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने पेश करे, वो तमाम कागजात कोर्ट के सामने पेश करे जिन कागजात की बिना पर सरकार ने ये तय किया कि उन्हें किसी सरकारी कर्मचारी को सरकारी मुलाजमत से बाहर करना है। स्ट्रेट लाइन पर जब भी हमने प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो सरकार करती है उसको लेकर जब भी खबर की, उसमें हमने हमेशा आपको ये बताया कि सरकारी कर्मचारियों के पास एक हक रहता है कि अगर उन्हें प्री मैच्योर रिटायर किया गया है, सरकारी मुलाजमत से बाहर किया गया है, वो कोर्ट में उस प्री मैच्योर रिटायरमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। और प्री मैच्योर रिटायरमेंट को लेकर अभी तक का इतिहास यही है कि जितने भी सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया, उन्होंने जब कोर्ट में उस सरकारी आदेशनामे को चैलेंज किया, नतीजा ये निकला कि सरकार का वो आदेशनामा जो है वो कोर्ट की स्क्रूटनी में कामयाब नहीं हो पाया। नतीजतन वो सारे के सारे सरकारी कर्मचारी जो हैं वापस सरकारी मुलाजमतों में वापस आ गए। 2005 में 2002 से लेकर 2008 तक का कालखंड जो था, जिसमें पीडीपी और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में थी, उस पीरियड में भी कुछ सरकारी कर्मचारियों को प्री मैच्योर रिटायर किया गया। उन लोगों ने जब उसको कोर्ट में चैलेंज किया तो कोर्ट ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और नतीजा ये निकला कि उन तमाम सरकारी कर्मचारियों को कोर्ट ने वापस भेज दिया। उसके बाद 2014 से लेकर 2018 तक जो पीडीपी बीजेपी की सरकार रही, इस सरकार ने भी जितने लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया, उन लोगों ने जब कोर्ट में गुहार लगाई तो नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने उन तमाम लोगों को की जब दलील सुनी और सरकार से जब दलील पूछी तो सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में सबूत मौजूद नहीं थे, जिन सबूतों की बिना पर वो ये साबित कर पाते कि जिस सरकारी कर्मचारी को वो सरकारी मुलाजमत से बाहर धकेलना चाहते हैं, वो सरकारी मुलाजिम वाकई बाहर धकेलने के लायक है। नतीजा ये निकला कि बहुत सारे सरकारी मुलाजिम जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था, वो कोर्ट के रास्ते से वापस आ गए। अब इस मामले में कोर्ट ने इतना ही नहीं कहा कि सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है सरकार की कि वो कोर्ट के सामने मटेरियल पेश करे, सबूत पेश करे, बल्कि ये भी उन्हें साबित करना है कि जो फैसला आपने लिया वो लोगों के हित में लिया है, आम जनमानस के हित में लिया है। क्योंकि आप जानते हैं जब भी किसी सरकारी कर्मचारी को प्री मैच्योर रिटायर किया जाता है तो सरकार अपने आदेशनामे में ऑर्डर में जरूर ये लिखती है कि हमने लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। तो कोर्ट ने यही कहा कि लोगों के
हित को भी आपको एस्टैब्लिश करना है, जस्टिफाई करना है, बताना है कि लोगों का हित इसमें कैसे था। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस मामले में कहा हुआ है कि जस्टिफाई करने का काम, अपने एक्शन को, जो भी कदम सरकार ने उठाया है उस कदम को उठाने के मकसद को जस्टिफाई करने का काम जो है वो सरकार का है। ये काम उस शख्स का नहीं है जिस शख्स को आपने प्रीमैच्योर रिटायर किया हुआ है। उसके बाद ये भी कहा कि सरकार के पास ताकत जरूर है सरकारी कर्मचारी को कंपल्सरी रिटायर करने की, होनी चाहिए जिन सबूतों की बिना पर वो ये साबित कर सकें कि वाकई ये सरकारी कर्मचारी जो था, इस सरकारी कर्मचारी का कामकाज ठीक नहीं था, जिसकी बिना पर हमें इसे सरकारी मुलाजमत से बाहर करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने ये भी कहा कि दूसरा ये भी साबित करना है, और उसके बाद ये भी कहा कि जो कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर है, केवल मात्र क्योंकि एक कमेटी ने आपको रिकमेंड किया है और कानून के मुताबिक, क्योंकि कंपल्सरी रिटायरमेंट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द सोल रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी। मतलब कमेटी ने रिकमेंड कर दिया, जैसे आज भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने कमेटी बनाई है, वो कमेटी सरकार को केस रिकमेंड करती है। तो ये कहा गया है कि सरकार को जब केस रिकमेंड किया जाता है, रिकमेंडेशन का मतलब कतई भी ये नहीं है कि सरकार फौरन उस पर फैसला ले। सरकार को ये तय करना है कि जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है उस रिकमेंडेशन को पढ़ना है, समझना है और फिर ये देखना है कि क्या पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जिन सबूतों की बिना पर इस सरकारी मुलाजिम को हम बाहर का रास्ता दिखाएं। ये भी कहा गया कि सिर्फ इसलिए क्योंकि कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है किसी व्यक्ति की रिटायरमेंट के लिए, उसे आप कंपल्सरी रिटायर नहीं कर सकते हैं जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस फैसले पर, इस कंक्लूजन पर नहीं आती कि जो कदम हम उठाने जा रहे हैं, जो कंपल्सरी रिटायरमेंट का फैसला हम लेने जा रहे हैं, इसमें वाकई लोगों का हित इन्वॉल्व है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला भी दिया, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस सूर्यकांत चुन्नीलाल शाह। उसमें उन्होंने देवी ने कहा कि merely being involved in a criminal case would not per se establish the person's guilt, कि आप किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं, केवल इसके कारण जो है साफ, क्योंकि आप एक क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं, सिर्फ इसके कारण एक आदमी का जुर्म साबित हो, ऐसा नहीं है। कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है अगर इस बिना पर आपने की है तो वो स्टैंड नहीं करेगी। यानी जब तक एक क्रिमिनल केस में एक सरकारी कर्मचारी को कन्विक्ट नहीं किया जाता, फर्द जुर्म जब तक आयद नहीं होती, जब तक कन्विक्ट नहीं किया जाता, जब तक उसको सजा नहीं होती, यानी सिर्फ एक एफआईआर लगने का कतई भी ये मतलब नहीं है कि एक आदमी का जुर्म साबित हो गया। एफआईआर लगने का तो केवल मात्र मतलब ये है कि आप इस आरोप में संदिग्ध हैं। जब तक आपको कानूनी तौर पर सजा नहीं मिलती, तब तक सरकार को ये कहना या सरकार का ये मान के चलना कि ये इस मामले में लिप्त है, सही नहीं है। यानी साफ तौर पर ये इस सरकारी कर्मचारियों के ऊपर अलग अलग तरह के इल्जाम लगते रहते हैं, लोग शिकायतें करते हैं, शिकायत की बिना पर इल्जाम लगते हैं, कई बार ये सबूतों के साथ शिकायत भी होती हैं। अगर केसों का निपटारा वक्त पर हो और एंटी करप्शन ब्यूरो हो, क्राइम ब्रांच हो या कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस वक्त वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के वक्त में अगर सबूतों के ऊपर फोकस ज्यादा हो और कहानी किस्से के ऊपर फोकस कम हो, तब जाकर आप जो दलील कोर्ट के सामने लेकर जाते हैं वो दलील सही साबित होती है। लेकिन चूंकि केस का निपटारा करने का मामला होता है और केस को निपटने में बहुत वक्त लगता है, कई बार एक मामले को जो आईओ 2010 में देख रहा होता है, 2022 तक आते आते आईओ बदल चुका होता है, उस केस की तमाम चीजें बदल चुकी होती है। जैसे कल मैंने आपको बताया एक पटवारी के खिलाफ 2009 में एक मामला बना और 2022 में जाकर कोर्ट ने उसको सजा दी। तो यहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए विचार बनाना वो जो अथॉरिटी है उसकी सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन पर होगा, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन मटेरियल की बुनियाद पर होनी चाहिए और उसके बाद कोर्ट को भी ये देखना है कि क्या पर्याप्त मात्रा में सबूत मौजूद है जिसकी बिना पर सरकार ने ये फैसला किया है। अब उमेश शर्मा को लेकर ये कहते हैं कि जब हम फाइल देखते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं, उसमें ये पता चलता है कि जो कंपल्सरी रिटायरमेंट उमेश शर्मा की हुई उसके लिए कोई पर्याप्त सबूत थे ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि डिपार्टमेंट ने कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी नहीं की जिस मिसकॉन्डक्ट को लेकर उन्हें सरकारी मुलाजिमत से बाहर निकाला गया। उसके बाद आगे ये कहते हैं कि उनके जो एपीआर हैं 2001-2 से लेकर 2013-14 के, या तो वो एपीआर गुड है या आउटस्टैंडिंग है,
और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिंगल जज ने ये तक कहा था कि जब रिट पिटिशनर के हम एपीआरस को देखते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को देखते हैं, उसमें ये पता चलता है कि भूमेश शर्मा के खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग थी नहीं। इसका मतलब ये है कि डीबी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि जो कर्मचारी था उसका जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने ये कहा कि उसके बाद सरकार ये भी नहीं बता पाई डीबी को कि अगर इस शख्स के, इस अफसर के खिलाफ कोई शिकायत थी या उसके खिलाफ कोई मामला था तो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इसे क्लियरेंस कैसे दिया और उसे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 2010 में कैसे सिलेक्ट किया गया। और उन्होंने ये कहा कि अगर उसने गलत किया था, अगर उसके खिलाफ कोई संगीन करप्शन के इल्जाम थे तो आपने विजिलेंस क्लियरेंस कैसे दी। और ये भी कहा गया कि रिट पिटिशनर ने अपनी पिटिशन में ये भी कहा है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने 11 जुलाई 2011 को एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी में उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए भूमेश शर्मा का बाजाब्ता नाम रिकमेंड किया था। तो उन्होंने ये कहा कि इस सूरत में जहां पर एक अफसर को गोल्ड मेडल के लिए आपने रिकमेंड किया है, उसी अफसर के ऊपर ये इल्जाम लगाना कि ये कहना कि उसके क्रेडेंशियल्स डाउटफुल हैं और उसका मिसकंडक्ट के इल्जाम उसके ऊपर लगाना। उन्होंने ये कहा कि आप कोई भी सबूत हमारे सामने पेश नहीं कर सके जिससे आप अपनी दलील को जस्टिफाई कर सके। तो उन्होंने कहा क्योंकि स्टेट जो है वो बिल्कुल नाकाम हुई है और वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है, कोई एविडेंस सामने नहीं ला पाई है, तो हम जो सिंगल जज की जजमेंट थी हम उसके अलावा दूसरा कोई विचार नहीं रख सकते। अपील को डिसमिस किया गया और जो सिंगल जज का ऑर्डर था उसको अपहोल्ड किया गया। यानी साफ तौर पर ये कि आज भी जो प्रीमैच्योर रिटायरमेंट जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है, स्ट्रेट लाइन ने बार बार ये कहा कि प्रीमैच्योर रिटायरमेंट अच्छा लगता है लफ्ज़ भी, और उसके बाद खबर भी अच्छी बनती है, अखबार में हेडलाइंस भी बनती हैं कि इतने लोगों को प्रीमैच्योर रिटायर किया गया इस इल्ज़ाम में। लेकिन जितने भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो भी केसेस तैयार किए जा रहे हैं, ये इतने वाटर टाइट केसेस होने चाहिए कि जब आप कोर्ट के सामने खड़े हों तो आप अपने केस को जस्टिफाई कर सके। ये न हो कि आपने लोगों को प्रीमैच्योर रिटायर किया और जब उस प्रीमैच्योर रिटायरमेंट को जस्टिफाई करने की बारी आई, जब उसको साबित करने की बारी आई, तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में सबूत मौजूद नहीं थे। क्योंकि पब्लिक कंजप्शन के लिए अखबारों में जो हेडलाइंस आती हैं या वेब पोर्टल्स के ऊपर या बाकी सब सारी जगहों पर जो हम लोग आपकी तारीफ करते हैं, ये यहीं पर खत्म हो जाती है। कोर्टों में ये तमाम दलीलें नहीं चलती। कोर्ट में दलील के साथ सबूत होना चाहिए। कोर्ट दलील सबूत के बगैर नहीं मानता, और जब आपके पास सिर्फ दलील होती है, सबूत नहीं होता, तो नतीजा ये निकलता है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की आप मानसिक प्रताड़ना करते हैं और 5-5, 6-6 साल तक उनको सरकारी मुलाजमत से बाहर रखते हैं, वो बाद में कोर्ट के जरिए जब वापस आते हैं तो आप ही के एक्सचेकर को नुकसान होता है। स्टेट एक्सचेकर से आपको तनख्वाह भी सारी देनी पड़ती है, सारे बेनिफिट्स भी साथ में जो आपने उनको नहीं दिए होते हैं वो सारे बेनिफिट्स भी आपको देने पड़ते हैं। और उसके बाद एक और अहमकाना हरकत जो अक्सर लोग कहते हैं कि सरकार को नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि आप हाई कोर्ट के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अक्सर मामलों में आपको जम्मू कश्मीर की सरकार को लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने, और सिर्फ लताड़ा नहीं, हर केस वहां से आप हार कर वापस आते हैं। तो उसके बाद जो लिटिगेशन में भी आप इतना सारा वक्त गंवाते हैं, जिसमें 5 साल, 6 साल, 10 साल का वक्त गंवाते हैं, तो उसमें ना तो उस अफसर से आप काम ले पाते हैं, ना वो अफसर आपके फायदे का होता है, ना उस अफसर की प्रोडक्टिविटी से आपको कोई फायदा होता है। नतीजा ये निकलता है कि एक अफसर को आप प्रीमैच्योर रिटायर करते हैं, एक तो सरकारी मुलाजमत से बाहर रहता है, 10 साल 12 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी आप केस हार जाते हैं, नतीजा ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बाद आपको उस सरकारी कर्मचारी को तमाम टर्मिनल बेनिफिट्स और साथ में तनख्वाह और बाकी तमाम चीजें जो है उसको देनी पड़ती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त भी आप किसी सरकारी कर्मचारी को लेकर कोई फैसला लेते हैं, उस फैसले में जब तक पर्याप्त मात्रा में सबूत आपके पास ना हो तो प्रीमैच्योर रिटायरमेंट के फैसले ना लिए जाएं। अगर आप प्रीमैच्योर स्टेट रिटायरमेंट का फैसला लेते हैं तो पर्याप्त सबूत आपके पास होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अननेसेसरी लिटिगेशन, यानी जिस लिटिगेशन में आपका अपना लॉ डिपार्टमेंट और आपके पास जो काबिल लायक वकील हैं वो आपको बताते हैं
कि आप इस केस को अगर परस्यू करेंगे तो हाईएस्ट कोर्ट में जाकर भी हमको लताड़ा जा सकता है, हाईएस्ट कोर्ट में जाकर भी हमको ये केस हारना पड़ेगा। नतीजे में जो बेनिफिट्स 10 साल बाद या 15 साल बाद हमारे स्टेट एक्सचेकर के ऊपर बर्डन पड़ेगा, वो इसी वक्त इसी हाई कोर्ट के लेवल पर उसका निपटारा किया जाए, निपटारा करके, ताकि सरकार के पैसे का नुकसान ना हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सरकार के पैसे का नुकसान भी ना हो। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार के पास हक है, वो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी तो कुछ सीखना चाहिए। इससे पहले जो लिटिगेशन हुई है उनका क्या नतीजा निकला है, उससे तो कम से कम कुछ सीखना चाहिए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के सरकार को पॉलिसीज बनानी चाहिए। प्री मैच्योर रिटायरमेंट, जैसे मैंने आपको कहा, लफ्ज बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब इसकी स्क्रूटनी, जुडिशियल स्क्रूटनी जब इसकी होती है, अक्सर प्री मैच्योर रिटायरमेंट के केसेस में यही होता है, इस मामले में हुआ है।